हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोपोर्शनल काउंटर। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आयनाइजेशन चैम्बर हमने डिस्कस कर लिया था। तो प्रोपोर्शनल काउंटर बेसिकली जो है गैस फील्ड आयनाइजेशन डिटेक्टर ही है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है गैस फील्ड चैम्बर को जो है ऐसे वोल्टेज रीजन के अंदर जो है ऑपरेट करवाते हैं जहाँ पे जो है गैस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस जो है इनिशियल आयनाइजेशन की हम स्टिल मेंटेन करके चलते हैं। तो हमारे पास जो डिटेक्टर आता है दैट इज़ योर प्रोपोर्शनल काउंटर। तो हमने देखा था कि जो आयनाइजेशन चैम्बर है वो लो एनर्जी आयनाइजिंग पार्टिकल्स को अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि उनकी पल्स जो आती है, हमारे पास जो पल्स मिलती है उनकी हाइट बहुत छोटी होती है। तो उसके लिए जो है उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया था हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर ने। अब हम इसकी जो है बेसिकली हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या क्या है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर जो है हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर है, दैट इज एक्टिंग एज कैथोड। क्योंकि जो है ये जो मेटेलिक सिलेंडर है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। इस करके जो है ये हमारा जो है किसकी तरह काम कर रहा है, आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। और ये जो सिलेंडर है ये कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने एक मेटेलिक सिलेंडर लिया जिसका जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमीटर है। उसके बाद जो है हमने क्या किया, एक वायर हमने कंसीडर करी, ये वायर है दैट इज टंगस्टन वायर और इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 0.01 सेंटीमीटर है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ एनोड, ठीक है ना। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। फर्दर हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों को जो है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहे, हमने क्या किया हुआ है, इसको इंसुलेट किया हुआ है। तो ये जो है इंसुलेटिंग प्लग है, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाए दोनों। इस करके हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, इंसुलेटिंग प्लग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमने इस काउंटर को बेसिकली हमने किससे फिल किया हुआ है, एक मीथेन गैस से। हमने जो है मीथेन गैस ले लो या मीथेन आर्गन का मिक्सचर ले लो, तो हमने इससे क्या किया हुआ है, इस काउंटर को फिल किया हुआ, ठीक है। और जो काउंटर है इसको इस गैस के अंदर फिल किया और इसका जो प्रेशर है हमने मेंटेन किया हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे हमने हाई टेंशन बैटरी लगाई है। तो ये बैटरी जो है, ये वोल्टेज जो है, इसको इस तरह से हमने जो है एडजस्ट किया है कि ये जो है गैस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारा थर्ड रीजन है जहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल रीजन जो है उसके अंदर जो है हमारी जो है हाई टेंशन बैटरी ऑलरेडी क्या है, हमने एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो जो भी हमारे पास पल्सेज आएंगी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर, वो कहाँ पे जाएंगी बच्चे, वो शॉर्ट पल्सेज होंगी तो वो क्या कर देगा, इन पल्सेज को एम्पलीफाई कर देगा। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है बच्चे, डिस्क्रिमिनेटर लगा रखा है। डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या होता है कि हम जो है ना बच्चे एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं कि हमें ना इस हाइट तक की पल्सेस को ही हमने इसके अंदर काउंटर में से जो है इस काउंटर की इस हाइट रेंज वाली पल्सेस को ही हमने जो है आगे जो है काउंट करना है। तो वो उन्हीं को ही पास करने देता है। जैसे ही मान लो हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया है कि इस रेंज तक की पल्सेस ही इस के आगे जो है मूव कर सकती हैं। अगर मान लो कोई पल्स है उसकी हाइट इससे कम है तो वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर इसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हम पहले से ही जो है हाइट सेलेक्ट करके चलते हैं, तो जिस हाइट की जो है पल्सेस को वो जो है डिस्क्रिमिनेटर जो है पास करता है। उसके बाद यहाँ पे काउंटर लगा है तो ये पल्सेस को क्या करता है, बेसिकली काउंट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है बच्चे, हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है। हाई टेंशन हमने क्या लगा रखी है, वोल्टेज लगा रखी है। तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को इस हद तक इंक्रीज कर देते हैं, एक जब ये हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हुए चलते हैं और आफ्टर रीचिंग सर्टेन वैल्यू, यानी कि आफ्टर सर्टेन वैल्यू के बाद जो है हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी आयनाइजेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, जब वो जो है कहाँ एक्सेलरेट होंगे बच्चे, पॉजिटिव। जब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इनफ एनर्जी गेन कर लेंगे कि उसके पास में आने वाले जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन है तो मीथेन जो भी मीथेन एटम्स होंगे वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। और आप कह सकते हो और जो है आयन पेयर्स जो है क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पास करने के बाद जो है इतना एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है प्राइमरी आयनाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो जब अपनी हाई पोटेंशियल के ऊपर जब जा रहे होते हैं उस पाथ में जितने भी एटम्स आयंस आते हैं
उनके साथ कोलाइड करके फर्दर आयन पेयर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब देखो तो उन्होंने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, आयनाइजेशन करी, फर्दर आयनाइजेशन करी, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे। तो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाएंगे बच्चे, इस इस एनोड वायर के ऊपर जो है जाएंगे। तो एक तरह से बच्चे क्या हो जाएगा कि एक मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे ये कह रखा है कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब एनोड के ऊपर रीच करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, गैस मल्टीप्लिकेशन, ये बताएगा कि लार्ज गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ठीक है। सो कि हमें जो आउटपुट मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, लार्ज आउटपुट पल्स हमें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एनोड के ऊपर कलेक्ट हो रहा था, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स ने भी इतनी एनर्जी गेन कर ली कि ये जो है फर्दर कोलाइड करके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्लस आपके जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स दोनों कहाँ कलेक्ट होंगे, आपके एनोड की तरफ कलेक्ट होंगे। तो इस करके जो है एक तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चे, गैस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेंगी, और आप ये भी कह सकते हो हमें जो पल्स मिलेंगी दैट इज लार्ज आउटपुट पल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास जो आउटपुट पल्स हमें मिलेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो आउटपुट पल्स जो है उसका जो साइज है, जो साइज होगा आउटपुट पल्स का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कितने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, कितने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं आयनाइजिंग पार्टिकल से, ठीक है। तो आयनाइजिंग पार्टिकल से कितने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो नंबर ऑफ प्राइमरीज हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी एनर्जी होगी आपकी आयनाइजिंग पार्टिकल की, ठीक है, जितनी एनर्जी होगी किसकी, आयनाइजिंग पार्टिकल की। तो बेसिकली जो साइज जो है आउटपुट पल्स का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि हाइट जो आउटपुट पल्स की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी एनर्जी है आपकी आयनाइजिंग पार्टिकल की। तो प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया कि अगर हम पोटेंशियल को एक पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्दर एटम्स के साथ, जो एटम आयंस है इनके साथ जो है फर्दर जो है एटम के साथ कोलाइड करके जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं और सेकेंड आयन पेयर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है गैस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये जो है आपका क्या था बच्चे, प्रिंसिपल था। अब देख लेते हैं बच्चे इसकी वर्किंग। तो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है वर्क कैसे करता है। मान लो हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट आर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रोड, मान लो कि हम जो है आर डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई आर है, ठीक है, कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड, दिस इज योर सेंट्रल इलेक्ट्रोड। हमने मान के चला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी आर डिस्टेंस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंट्रल इलेक्ट्रोड से के डिस्टेंस से, वो कितनी है हमारे पास, वी नॉट बाय में आर लॉग ई बी बाय में ए। यहाँ पे ए और बी जो है दैट इज द रेडियाई ऑफ द सेंट्रल वायर, ठीक है, और वी नॉट जो है जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड करी है, ठीक है ना, जो काउंटर को हमने वोल्टेज दी है दैट इज वी नॉट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल वायर, ठीक है ना, सेंट्रल वायर से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई आर, ठीक है। अब देखो बच्चे जैसे जैसे जो है हम जो है आर को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि इस सेंट्रल वायर से दूर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बच्चे, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस को आप इंक्रीज करोगे तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने देखा जो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ पे बच्चे लाई कर रही है बच्चे, आपकी सेंट्रल रीजन के अंदर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो यहाँ पे एक यही दे रखा है एग्जांपल कि मान लो ए हमारा 0.1 mm है, जो रेडियाई है किसका, सेंट्रल वायर का, वो 0.1 mm के इक्वल है। तो पोटेंशियल हमने मान लो 1000 वोल्ट दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी निकल के आती है आपकी 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये देख सकते हो कि सेंट्रल वायर पे जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। जैसे ही हम जो है मूव करते हैं फर्दर दूर इसके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने जाती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, इस करके जो हम क्या लेते हैं, जो वायर हम कंसीडर करके चलते हैं, हम बहुत ही फाइन वायर हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे इतनी ज़्यादा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है मैक्सिमम हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस करके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इसकी तरफ तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपने आसपास आने वाले जितने भी एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, उनको फर्दर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आयंस बनाते हैं, ठीक है। फिर ये आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन ने इसको एनर्जी दी, एक तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनाया प्लस आयंस बनाए, और ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस बने हैं, ये फर्दर क्या करते हैं बच्चे, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना।
तो और सारे जो है और ज़्यादा क्या करते हैं बच्चे, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये आयंस जो है बेसिकली बहुत सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाता है बच्चे, एक तरह से सेकेंडरी आयन पेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो प्राइमरी क्या थे, ये इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने कोलाइड किया दूसरे एटम्स के साथ, क्या बनाए, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अब इन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ने फर्दर क्या किया, आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर द्वारा से बनाया। तो इस करके जो है ये जो क्या कहलाते हैं आपके सेकेंडरी आयंस पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो है गैस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि एक आयन पेयर से दूसरे आयन पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हमारे पास तो यहाँ से बच्चे हमारे पास गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो निकल के आया वो 10⁻² से 10⁻⁴ की रेंज के अंदर लाई करेगा। तो अभी तक हमने प्रोपोर्शनल काउंटर की वर्किंग हमने थियोरेटिकली देखी। अब हम जो है थोड़ा क्वांटिटेटिवली यानी कि मैथमेटिकली हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन यानी किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मान लो हर इलेक्ट्रॉन जो है प्राइमरी आयनाइजेशन से जो निकला है, हर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, टोटल n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बाय कोलिशन। मान लो हर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आया है उसने क्या किया, फर्दर एटम्स के साथ कोलाइड किया और n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस किए, ठीक है। और हर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ने बच्चे क्या किया, आगे गैस मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से कोलाइड किया और फोटॉन्स दिए। और इन फोटॉन्स ने बच्चे, ये जो फोटॉन्स हमारे पास निकले, इन्होंने फर्दर क्या किया बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, इस काउंटर के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, हर इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी आयनाइजेशन का था इसने क्या किया, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, और इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ने गैस मॉलिक्यूल्स क्या कंबाइन करके क्या बनाए, फोटॉन्स बनाए, और इन फोटॉन्स ने आगे क्या दिए बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो मान लो P इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लो P क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि हर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या बना रहा है बच्चे, फोटो इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है। हर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बना रहा है। अब देखो हर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो ये क्या है, P इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास टोटल कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो कितने होंगे, NP, ठीक है ना। तो टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हुए, n सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, NP, N इंटू P, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चे कि अब ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये फर्दर जो है कोलाइड करके क्या बना रहे हैं, N इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये क्या कर रहे हैं, फर्दर कोलाइड करके, ठीक है ना, N इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एवलेंचे स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो सेकेंडरी एवलेंचे, जनरेशन एवलेंचे क्या होगा, NP इंटू N, ठीक है ना। तो हर N इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ना, बहुत सारे N इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो N इंटू NP। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन एवलेंचे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, N²P। अब ये तो था कि एक के बाद हमने सेकंड एवलेंचे हुआ, ठीक है ना। अब ये जो एवलेंचे क्रिएट हुआ ना, ये फर्दर एवलेंचे क्रिएट होगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सेकंड जनरेशन एवलेंचे ने, इसने क्या करना है, फर्दर जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे वो भी N फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, N³P। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जो इस वायर को रीच कर रहे हैं वो कितने होंगे, दैट इज M इज इक्वल टू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किसके इक्वल होगा, N प्लस N²P, ठीक है ना। इन्होंने फर्दर प्रोड्यूस किए, वो क्या हो गया, N²P², इस तरह से सो ऑन। यहाँ से हमने N क्या बाहर निकाल लिया, तो N इंटू 1 प्लस NP प्लस N²P², इस तरह से हो गया, ठीक है ना। इस NP को मैंने x पुट कर लिया, तो क्या आ गया, N इज इक्वल N इंटू 1 प्लस x अप टू सो ऑन। तो x क्या लिए, NP है, M क्या गैस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, किसी भी प्रैक्टिकल अगर मैं प्रोपोर्शनल काउंटर की बात करूँ तो NP हमेशा क्या होगा बच्चे, लेस देन 1 लेंगे, ठीक है। NP की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, NP जो है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 होगा। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हुई है, नहीं हो सकती ना, तो NP क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। तो M को अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में लिखें, आपको ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रही है ना, 1 प्लस x², ठीक है ना। तो सम ऑफ GM का सम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू N इंटू 1 बाय में 1 माइनस x, और x को आप पुट क्या कर दोगे बच्चे, NP पुट कर दोगे। तो यहाँ से हमारे पास M जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, N बाय में 1 माइनस NP। तो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है ना बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास
तो जो भी हमारे पास क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल काउंटर होगा, उसकी जो पल्सेस आएंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी जो हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो एनर्जी है आयनाइजिंग पार्टिकल की, ठीक है, जो एनर्जी किसकी है, आयनाइजिंग पार्टिकल की। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एनोड की तरफ जा रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ पे जा रहे हैं बच्चे, एनोड के ऊपर जा रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स पे। ऑफ कोर्स जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स किस पे जा रहे हैं, एनोड पे, वो डिपेंड करेंगे इनिशियल वाले पे, ठीक है ना। तो इस करके इनिशियल जो आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस करके इस प्रोपोर्शनल काउंटर का हम जो नाम देते हैं दैट इज, यानी कि इस काउंटर का जो नाम होता है दैट इज प्रोपोर्शनल काउंटर, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल काउंटर जो है उसकी जो पल्सेस हैं उसकी हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी एनर्जी है आयनाइजिंग पार्टिकल की, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो हमारे पास पल्सेस आ गई, ठीक है ना, जो पल्सेस प्रोड्यूस हुई वो फर्दर एम्पलीफाई होंगी, ठीक है ना, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर वो एम्पलीफायर होंगी। और उसके बाद मैंने आपको कहाँ बताया कि डिस्क्रिमिनेटर में से पास करेंगी, और डिस्क्रिमिनेटर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहले से सेट करके चलेगा कि इस हाइट तक की पल्सेस को वो क्या करेगा, आने देगा, और इससे कम अगर हाइट वाली पल्सेस है, नॉइज पल्सेस है, उसको क्या करेगा बच्चे, वहीं पे रोक देगा, ठीक है ना। सिर्फ इसी हाइट वाली पल्सेस को जो है वो एंटर करने देगा काउंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसमें से पास होंगी वो फर्दर रजिस्टर्ड हो जाएंगी और काउंट हो जाएंगी, ठीक है ना। और एक चीज और है बच्चे, यहाँ पे जो हम टाइम कांस्टेंट यानी कि आरसी नोट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 0.1 माइक्रोसेकंड्स के अंदर होता है, ठीक है ना, ताकि हमारे बेटर रेजोल्यूशन हमें मिल सके। अब बच्चे एक डिफिकल्टी आती है प्रोपोर्शनल काउंटर में। अब हमने यहाँ पे कौन सी गैस ली है बच्चे, मीथेन गैस ली। अब आपने ये नहीं पूछा मैम हम लोग इसमें क्या हम वो वाली गैस यूज कर सकते हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हम बेसिकली नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नोबल गैसेस नहीं यूज करते, पर उसमें किसी चीज का मिक्सचर लेके हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे, देखो प्रॉब्लम ये होती है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, आर्गन, मान लो आपने आर्गन गैस ली, ठीक है ना, और उसके जो पॉजिटिव आयंस हैं, मान लो आर्गन के पॉजिटिव आयंस हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, जब कैथोड पे जाएंगे ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो अपने में से रेडिएशन पास करते हैं। जब उनमें से रेडिएशन निकलती है ना, वो जब इसके ऊपर फॉल करती है, फर्दर कैथोड के ऊपर ही फॉल करती है, ठीक है ना। ये जो रेडिएशंस निकली ये फर्दर किसके ऊपर फॉल करी, जब कैथोड के ऊपर ही फॉल करती हैं, तो ये ना बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं अपने में से। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये फर्दर किसी एटम के साथ, यानी कि आर्गन एटम जो है इसके अंदर, उनके साथ कोलाइड करके ना फर्दर क्या कर देते हैं, आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। फर्दर इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या बन जाएगा, आयन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फर्दर एवलांचे क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज अनवांटेड। हमें तो वही चाहिए थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, वही आयनाइजेशन प्रोड्यूस करे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैथोड के साथ जो रेडिएशंस फॉल करी उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करे और फर्दर क्या कर रहे हैं, एवलांचे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम नोबल गैसेस के अंदर जो है बच्चे एक मिक्सचर हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 90% तो हम आर्गन का यूज कर लेते हैं, पर कुछ परसेंट जो है हम क्या यूज करते हैं, मान लो 10% हम क्या कर लेते हैं, मीथेन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी पॉलीएटॉमिक गैस, नोबल गैसेस के अंदर हम 10% कोई भी पॉलीएटॉमिक गैस हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, जो पॉजिटिव आर्गन होता है ना, जो पॉजिटिव आर्गन होता है ना, वो क्या करता है, अब ये जो 10% हमने पॉलीएटॉमिक गैस ऐड करी है ना, इनके साथ कोलाइड करता है। जब इनके साथ कोलाइड करता है ना, तो आर्गन आयन जो है ना वो क्या करता है, बेसिकली अपने जो है आयंस को एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है ना। एक्सचेंज कर लेता है अपनी जो है, ये कह रहे हो चार्ज को, अपने चार्ज को क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो फर्दर ये जो है फिर कोई भी एवलांचे क्रिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये थी इसकी ड्रॉबैक को हमने इस तरह से कवर करना है। एक डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चे प्रोपोर्शनल काउंटर की, कि ये जो एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चे, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। और देखो जो हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो हमने अप्लाइड वोल्टेज दी है, ठीक है। और जो वोल्टेज है ना उसको हमें जो है एक लिमिट के अंदर जो हमें कांस्टेंट बना के रखना होता है। तो दिस इज योर ड्रॉबैक, ठीक है ना, इस वोल्टेज को मेंटेन करना एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये नैरो लिमिट के अंदर तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब प्रोपोर्शनल काउंटर की आपकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो पहली एप्लीकेशन तो बच्चे यही हो सकती है कि हमने क्या बोला था, लो एनर्जी जो आयनाइजिंग एनर्जी होती है कई पार्टिकल्स की, ठीक है ना, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी लो आयनाइजिंग एनर्जी होती है, वो हम आयनाइजेशन चैम्बर में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो पर हम जो है प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गैसियस बीटा मीटर जैसे कि H3C14, ठीक है ना, इन सबको जो हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बच्चे,
कि अगर हम प्रोपोर्शनल काउंटर यूज कर रहे हैं, इसका एक्सीलेंट रेजोल्यूशन होता है, लो एनर्जी पे एक्सीलेंट रेजोल्यूशन शो करता है। और रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें जो है हम इजीली जो है एक्स रेस की एनर्जीज या फिर गामा रेस की जो पल्सेस हमारे पास आती है ना, उनको इजीली जो है, अब देखो गामा रेस एक्स रेस की भी पल्सेस कुछ मर्ज होके आई होंगी, तो बेटर रेजोल्यूशन क्या करती है कि एक्स रेस की जो डिफरेंट डिफरेंट पल्स है उसको इजीली क्या कर लेती है, ये स्टडी कर सकते हैं हम इसके थ्रू। हैवी पार्टिकल्स जो है उसको भी हम प्रोपोर्शनल काउंटर में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को ना हम स्टडी कर सकते हैं इस काउंटर के अंदर, ठीक है।